लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग के डिफरेंट जो हैं वो बैकग्राउंड देखा था या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखे थे। इसके अलावा हमने जो है वो एल्गोरिदम के डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की थी। और हमने यहाँ पे देखा था कि हम किसी एक प्रॉब्लम को अगर थ्रू एल्गोरिदम जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं तो हम उसका एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जो है वो पहले डिजाइन करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम जो है वो एक प्रोग्राम का पहले एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक प्रोग्राम जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट कैसे होता है, और फिर हम उसके जो है वो एक प्रोग्राम को कोड कैसे किया जाता है या उसकी कोडिंग कैसे लिखी जाती है और उसके मेन जो डिफरेंट फंडामेंटल्स हैं उन्हें वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि मेन जो टूल्स जो है वो कौन से यूज होते हैं। तो टूल्स नॉर्मली जो है वो एडिटर है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर है और डीबगर्स हैं। अब इनको हम जो है वो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें आईडीई चाहिए होता है किसी भी एप्लीकेशन का कोड लिखने के लिए या किसी भी प्रोग्रामिंग का कोड लिखने के लिए, जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जो चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले होता है एडिटर, जहाँ पे हम अपने कोड का टेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद कंपाइलर है। कंपाइलर बेसिकली जो है वो हमारे कोड को चेक करने के लिए यूज होता है। कंपाइल, एक तो वो कंपाइल करता है फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल लैंग्वेज, दूसरा उसमें से एरर्स वगैरह जो है वो हमें फाइंड आउट करके देता है। और उसके बाद है डीबगर। डीबगर हमें जो है वो एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प आउट करता है कि हमें एरर कहाँ पे है, वो स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो डीबगर के थ्रू अपने कोड को एग्जीक्यूट करके भी चेक कर सकते हैं कि एरर कहाँ पे अक्कर हो रहा है। इसके अलावा जो है अगर कोड में कहीं पे लॉजिकल एरर आ रहा है या एरर है जो कि हमें इट मीन सिंटैक्स वगैरह उसका ठीक है तो, लेकिन फिर भी उसमें एरर है कि आउटपुट जो है वो रिक्वायर्ड आउटपुट के मुताबिक नहीं आ रहा, तो फिर हमें जो है डीबगर यूज करना पड़ता है। उसके बाद है लिंकर्स। लिंकर बेसिकली जो है वो आपके कोड को जो है वो या लाइब्रेरीज को जो है वो लिंक करता है बाइट कोड के साथ। और उसके बाद आता है लोडर। लोडर का काम ये है कि इसने लोड करना होता है आपका प्रोग्राम मेन मेमोरी में फ्रॉम दी स्टोरेज डिवाइस और डिस्क डिवाइस। इन चीज़ों को हम आगे फर्दर जो है वो इन डिटेल अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे ये एडिटर है, और एडिटर जो है वो हमेशा डिस्क के ऊपर ही आपके प्रोग्राम को स्टोर करता है। और यहाँ पे जो है वो हम अपना कोड लिखते हैं इस एडिटर के थ्रू। एडिटर के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं और वो हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो स्टोर हो जाता है। उसके बाद आते हैं प्री प्रोसेसर्स। प्री प्रोसेसर्स जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि पहले से जिनका कोड लिखा होता है और वो भी हार्ड डिस्क पे पड़े होते हैं। जिस तरह हम जो है वो डिफरेंट यहाँ पे सी लैंग्वेज के मॉडल से देखें तो हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आती हैं जिसमें आया स्ट्रीम है, कोनियो डॉट एच है, जिनको हम हेडर फाइल्स बेसिकली कहते हैं। तो ये सारे हमारे जो है वो प्री प्रोसेसर्स हैं। उसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टोर्स इट ऑन द डिस्क। कि हम जो कोड लिखते हैं ये उसको कंपाइल जब करते हैं तो ये उसी का ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर देता है और ऑब्जेक्ट कोड जो है वो भी डिस्क पे स्टोर होता है। उसके बाद आता है लिंकर। लिंकर का काम यह है कि ये आपके ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरीज के साथ लिंक करता है, लेकिन ये भी सारा काम जो है वो डिस्क पे ही हो रहा होता है। यहाँ पे भी अभी हमारी मेन मेमोरी इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद आता है लोडर का काम। लोडर जो है वो प्रोग्राम को डिस्क से उठा के जो है वो मेमोरी में लोड करता है, और जब प्रोग्राम मेमोरी में लोड जाता है तो उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, जहाँ पे जो है इट मीन उसके बाद दूसरे प्रोसेसर एलोकेट होता है और वो प्रोग्राम में आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं वो वन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं और उसके मुताबिक जो है वो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिखना हो, ये बेसिकली मैंने जो कोड लिखा है इसको आप किसी भी वैसे एडिटर के अंदर लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और नॉर्मली जो एडिटर इसके लिए यूज होते हैं वो डेव सी है, टर्बो सी है, बोर्डलैंड सी है या विजुअल सी है।
तो ये डिफरेंट एडिटर्स हैं, और कुछ एडिटर्स जो हैं वो लैपटॉप्स में या हमारे कंप्यूटर्स के लिए हैं, इवन मोबाइल्स के लिए भी एडिटर्स अवेलेबल है। तो आप डिफरेंट एडिटर्स जो है वो मोबाइल्स के लिए, या जिन्हें हम कंपाइलर्स भी कहते हैं, अब वो भी यूज कर सकते हैं मोबाइल्स के अंदर भी। तो अब आपके पास जिस तरह की डिवाइस अवेलेबल है, आप उसी के लिए, अगर ये कोड जो है वो बेसिकली डेवसी में लिखा हुआ है, जो कि एक सिंपल वेलकम कोड प्रिंट आउट करवाने के लिए है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने जो लिखा है वो इंक्लूड iostream.h है। ये वाला जो कोड है इतना ये लाजमी हमें एज इट इज ही लिखना पड़ता है। यानी हमने कोई भी हेडर फाइल, जिसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज कह रहे हैं, जिसमें पहले से डिफरेंट फंक्शनैलिटीज जो है वो डिफाइंड है, उन्हें हमें लाजमी इंक्लूड करना पड़ता है। और उन्हें इंक्लूड करने के लिए फिर हमें जो है वो ये उसका पैटर्न है, और ये iostream.h बेसिकली एक हेडर फाइल है, और h उसकी एक्सटेंशन है, iostream उसका नेम है, हम इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। और इसके अंदर जो डेफिनेशन है बेसिकली सी आउट की है। सी आउट का सेंटेंस ये है कि आप सी आउट एज इट इज लिखेंगे, डबल लेस देन साइन लिखेंगे, और उसके बाद आप इसके बाद डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो इट मीन्स के इस हेडर फाइल में सी आउट की डेफिनेशन है कि सी आउट ने एक्चुअली करना क्या है। अगर हम सी आउट लिख रहे हैं और ये वाली हेडर फाइल नहीं दे रहे, तो इट मीन कि हमारे प्रोग्राम को नहीं पता होगा कि सी आउट ने करना क्या है, सी आउट किस मकसद के लिए है, तो सी आउट ने काम कैसे करना है, वो कोड जो है वो iostream.h के अंदर पहले से डिफाइन है। तो इसलिए हमें ये हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती हैं। ये भी इसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस std लिखते हैं, और ये बेसिकली इसी के साथ लिंक्ड है। और उसके बाद है हमारा ये मेन प्रोग्राम फंक्शन। हम जो है वो ऐसे फंक्शन को कहते हैं जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इट मीन आप जितना मर्जी कोड लिख लें, सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन हमारे कोड की एग्जीक्यूट होनी है वो मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम की जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो जैसे ही हम जो है वो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ से मेन फंक्शन कॉल होता है, मेन फंक्शन में कंट्रोल आता है, और यहाँ से पहली स्टेटमेंट क्योंकि हमने लिखी हुई है सी आउट वेलकम, तो इसकी बेस पे वेलकम प्रिंट कर देगा। इसके बाद भी आपने जितना भी कोड लिखना होगा वो बेसिकली हम इन दो ब्रांचेस के इन बिटवीन लिखते हैं नॉर्मली। वरना जब हम फंक्शंस वगैरह पे जाएंगे तो वहां पे फिर हम देखेंगे कि हम यहाँ से इससे बाहर भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे लिए हार्ड कोडेड यही चीजें हैं कि हमने जितना भी कोड लिखना है वो इन ब्रांचेस और ये रिटर्न से पहले लिखना है। यानी इस ब्रैकेट से लेके इस रिटर्न से पहले तक आप जितना मर्जी कोड लिखते जाएं और वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उसका सिंटैक्स वगैरह जो है वो ठीक होना चाहिए। उसके बाद जो पहली चीज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरिएबल। वेरिएबल को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ऐसी चीज है जो कि जिसकी वैल्यू चेंज होती है। आपने अगर मैथ पहले पढ़ा हो तो मैथ में हम जो है एक्स लेते थे, हम कहते हैं सपोज एक्स इज इक्वल टू दिस, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास मेन मेमोरी इन्वॉल्व है, रैम इन्वॉल्व है, तो आपने जितने भी आपको डेटा एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उसके उन डेटा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या स्टोर करने के लिए हम जो है वो वेरिएबल यूज करते हैं। यानी मैं आपको कहता हूं कि हमने दो वैल्यूज लें, एक एक्स है और एक वाई है, और आप एक्स की भी एक वैल्यू सेट कर दें, वाई की भी एक वैल्यू सेट कर दें। हम उसके ऊपर फिर डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं कि हम कहते हैं एक्स वाई से ग्रेटर है या लेसर है, एक्स और वाई को आप ऐड कर दें, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को में से वाई को माइनस कर दें, या एक्स को डिवाइड कर दें वाई पे। तो ये सारे काम हम मैथमेटिकली तो हम उन्हें अपने रजिस्टर्स के ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कोडिंग की तरफ आते हैं तो कोडिंग में तो हमें जितने भी इस तरह के डेटा एलिमेंट्स चाहिए होते हैं हमें वो कहीं ना कहीं स्टोर करने पड़ते हैं। स्टोर करने के लिए अब हमें जो है उनका कोई ना कोई नेम असाइन किया जाता है, वो उसी तरह जिस तरह हम नॉर्मली मैथ में असाइन करते हैं। और यहाँ पे हम उसी एक नेम को, एक वेरिएबल बेसिकली जो है वो रैम में एक सेल ऑक्यूपाई करता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इससे यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया ये एक मेमोरी सेल है और उसका नेम एक्स है। अब इसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं।
अगर हम फर्दर इसको देखें तो हम मेमोरी को अगर इस तरह से विजुलाइज करें तो इट मीन ये मेमोरी के डिफरेंट सेल्स हैं और डिफरेंट सेल्स के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमें पहले इनको कोई ना कोई नेम असाइन करना होगा और वो नेम यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली वेरिएबल नेम्स है। अब वेरिएबल का अगर हमने नेम लिखना है तो नेम नॉर्मली जो है वो किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये वेल डिफाइंड रूल है। हम अंडरस्कोर से भी जो है वो किसी वेरिएबल का नेम सी लैंग्वेज में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली रिकमेंड नहीं किया जाता। तो इट मीन्स कि हम जो है वो नॉर्मल जो प्रैक्टिस है वो यही है कि हम किसी भी वेरिएबल का नेम लिखना है तो वो किसी कैरेक्टर से या अल्फाबेट्स जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं A to Z, कैपिटल या स्मॉल, उनसे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट कैरेक्टर्स भी उसमें यूज कर सकते हैं, हम उसमें डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं। अब वेरिएबल जो है वो बेसिकली एक छोटा सा बॉक्स होता है या सेल होता है मेमोरी का। अब वो सेल कितना बड़ा होगा, क्योंकि मेमोरी के सेल्स को अगर हम देखें तो छोटे से छोटा सेल जो मेमोरी का जिसे हम कंसीडर करते हैं वो एक बाइट है जिसमें 8 बिट्स आती हैं और उस एक बाइट में जो मैक्सिमम वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं वो 255 है। तो 0 to 255 तक हम वैल्यूज जो हैं वो या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं या एक कैरेक्टर उसमें स्टोर हो सकता है। लेकिन अगर हमें ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो तो मीन एक वेरिएबल फिर जो है वो एक बाइट से ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। उसके अगर हम एग्जांपल लें तो एक वेरिएबल नेम बेसिकली जो है वो मेमोरी की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए है कि आपने कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर करवानी है, वो कहां पे करवानी है, उसके लिए हमें एक मेमोरी सेल चाहिए होगा और उस मेमोरी सेल को हम कोई ना कोई नाम देंगे ताकि बाद में हम इजीली उसे एक्सेस कर सकें। अगर हम उसे नाम नहीं देंगे तो हम कैसे एक्सेस करेंगे उस वैल्यू को। उसकी एग्जांपल अगर हम लें तो हमने लिखा x इज इक्वल टू 2, तो x यहाँ पे जो है वो बेसिकली मेमोरी सेल का नेम है और 2 जो है उस मेमोरी सेल में राइट की हुई वैल्यू है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप मैथ में भी जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखते थे x इज इक्वल टू 2, तो इट मीन आपने एक वेरिएबल का नेम x रख लिया और उसकी जो वैल्यू है वो 2 रख दी। वो तो हम नॉर्मली रजिस्टर पे यूज करते हैं, लेकिन जब मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें मेमोरी सेल को वो x उस मेमोरी सेल का नेम होगा और 2 जो है वो उसके अंदर वैल्यू आएगी और जो इक्वल है यहाँ पे हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी देख लें कि असाइनमेंट ऑपरेटर की एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी। इससे x को इसे हम कह रहे हैं कि ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली इसकी राइट हैंड साइड है असाइनमेंट ऑपरेटर की। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा मेमोरी लोकेशन का नेम आता है और राइट हैंड साइड पे हमेशा जो है वो उसकी वैल्यू आती है। इट मींस अगर हम x इक्वल टू 2 लिखें तो मीन हम मेमोरी लोकेशन x पे वैल्यू 2 राइट करने जा रहे हैं। तो ये अब एक्चुअल फंक्शनैलिटी है असाइनमेंट ऑपरेटर की। उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। उसमें जो है उसका नेम है, उसकी टाइप है और उसका साइज है और वैल्यू है। नेम तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक्चुअली नेम जो है वो है क्या, वो मेमोरी सेल का नेम है। अब टाइप का, साइज का, वैल्यू भी हमने देख लिया कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी। बाकी जो चीजें हैं वो एक है टाइप और एक है साइज। टाइप बेसिकली जो है वो इसलिए यूज होती है कि हमने मेमोरी सेल छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए, ये भी चीज उसमें ये डिफाइन करती है। वो बेसिकली साइज से डिफाइन होता है और टाइप और साइज एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। अब टाइप को अगर हम देखें तो हमें क्या इंटीजर टाइप वैल्यूज, होल नंबर स्टोर करवाने हैं, हमने क्या कैरेक्टर स्टोर करवाने हैं, हमने क्या फ्लोटिंग टाइप वैल्यू स्टोर करवानी है या हमने बुलियन वैल्यू स्टोर करवानी है। तो ये टाइप को डिफाइन करता है। यानी अगर आपने इंग्लिश के अल्फाबेट से ABCD स्टोर करवाने हैं तो उसके लिए इसको हम कैरेक्टर्स कहते हैं। तो मीन इसके लिए हमें उस मेमोरी की अब जो टाइप है वो डिफरेंट डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर हम जो है वो होल नंबर्स जिस तरह थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में अगर वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम उसे इंटीजर्स कहते हैं यहाँ पे। तो अगर हमें इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करवानी है तो फिर हम उसकी टाइप जब इंटीजर देंगे होल नंबर। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज चाहिए कि हम कहते हैं 2.5,
3.6, 7.8, तो इट मीन्स कि ये हमारे लिए जो है वो फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज भी हम इसे कहते हैं, हम इसे फ्रैक्शनल वैल्यूज भी कहते हैं। तो इसके लिए फिर हमें टाइप डिफरेंट चाहिए होगी। अब इनके अंदर फर्दर वेरिएशन आती है कि आपने अगर इंटीजर है तो वो स्मॉल इंटीजर यूज करना है, यानी आपने थाउजेंड्स में वैल्यूज लेनी है, मिलियंस बिलियंस में वैल्यूज नहीं है, तो हमें आगे उसकी टाइप का जो नेम है वो डिफरेंट यूज करेंगे। इसका फ्लोटिंग वैल्यूज है तो आपको स्मॉल वैल्यूज फ्लोटिंग चाहिए तो हम और डेटा टाइप यूज करते हैं। अगर आपको बड़ी वैल्यूज चाहिए फ्लोटिंग टाइप तो फिर हम उसके लिए जो है वो, या फ्रैक्शनल वैल्यूज बड़ी चाहिए, उसके लिए फिर हम जो टाइप है उस एक डिफरेंट टाइप यूज करते हैं। और जैसे आप टाइप डिसाइड करते हैं उसके साथ ही उसका साइज भी वेरी करता है। और ये वही एक्सप्लेनेशन है वो उसके असाइनमेंट ऑपरेटर की, जो कि इक्वल का साइन है, सिंगल इक्वल साइन यूज होता है, डबल इक्वल साइन यहाँ पे यूज नहीं किया जाता असाइनमेंट के लिए। और 2 जो है वो यहाँ पे मेमोरी सेल का नेम है, सॉरी x जो है वो मेमोरी सेल का नेम है और 2 जो है वो उसकी वैल्यू है। तो हम अगर x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो इट मीन्स के हम मेमोरी सेल x में 2 वैल्यू लिखने जा रहे हैं। हम इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आप लेफ्ट साइड पे हमेशा, जैसे हम ये कह रहे हैं यहाँ पे आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम सिर्फ मेमोरी लोकेशन नेम दे सकते हैं। मेमोरी सेल का नेम आएगा और मेमोरी सेल का नेम यहाँ पे हमारे लिए क्या है, वो वेरिएबल का नेम है। तो यहाँ पे सिर्फ हम वेरिएबल्स के जो है वो नेम लिखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देखें तो हमने x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x प्लस 4 लिखा हुआ है। तो z बेसिकली मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम वैल्यू जिसे असाइन करना चाहते हैं जो कि x प्लस 4 है। तो ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम मेमोरी लोकेशंस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने का मतलब ये होगा कि आप उस मेमोरी लोकेशन से वैल्यू रीड कर रहे हैं और उसमें फिर 4 ऐड कर रहे हैं। दोनों वैल्यूज मिलाने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो हम जो है वो z में राइट कर रहे हैं। तो हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर के अगर दोनों साइड पे आप वेरिएबल्स ले लें, यानी हम ये भी लिख सकते हैं z इक्वल टू x। तो अगर हम z इक्वल टू x लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि z में हम वैल्यू राइट करना चाहते हैं, x से हम वैल्यू रीड करना चाहते हैं। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जो है वो देख सकते हैं कि z ऐसी मेमोरी लोकेशन है जहां पे हमने वैल्यू राइट करनी है और x भी मेमोरी लोकेशन का नेम है, लेकिन ये ऐसी मेमोरी लोकेशन है जहां से हम वैल्यू रीड करेंगे। तो हम x से रीड करेंगे, z में राइट कर देंगे। इसी तरह यहां पे हम देखें तो हम इट मीन x से वैल्यू रीड करेंगे प्लस उसमें 4 करेंगे और फिर हम वो वैल्यू z को असाइन कर देंगे या z में राइट कर देंगे। लेकिन अगर हम लिखते हैं x प्लस 4 तो x से वैल्यू हम यहाँ पे रीड नहीं कर सकते। अगर x से वैल्यू रीड करनी होती तो हमें इसको राइट साइड पे लिखना था, ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। तो ये वाला इसमें जो पॉइंट है ये रॉन्ग है। हम ये वाला एक्सप्रेशन, हाँ अगर हम x इक्वल टू z लिखें तो वो ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसका मतलब ये होगा कि हम z से वैल्यू रीड करके x में राइट करना चाहते हैं। यानी हम अगर x इक्वल टू z लिखें तो ये भी वैलिड है कि हम x में वैल्यू राइट करने जा रहे हैं। रीड कहां से करनी है, z से z की वैल्यू रीड करें और x में राइट कर दें तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगी। लेकिन हम कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। इसके एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखें तो x इज इक्वल टू 10 है पहले, तो हमने x में वैल्यू 10 राइट कर दी। अगर हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 30, तो ये वैल्यू x की ओवर राइट हो जाएगी। पहले उसमें वैल्यू 10 थी, अब उसमें वैल्यू 30 आ जाएगी, तो पहले वाली वैल्यू बेसिकली खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें 10 भी रहेगा और 30 भी आ जाएगा, क्योंकि एक ही सेल है, उस सेल में आप एट अ टाइम एक ही वैल्यू राइट कर सकते हैं। अगर हम पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं x इज इक्वल टू 10 और उसके बाद ये सेमी कोलन लाजमी है, इसको हम एज अ टर्मिनेटर यूज करते हैं जहां पे हमारी एक लाइन जो कोड किया हम इसको बेसिकली एक स्टेटमेंट कहते हैं। और स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हमें जो है वो एट द एंड सेमी कोलन लिखना लाजमी। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर हमें एरर देगा, ये भी कंपल्सरी है। उसके बाद हम लिखते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो इट मीन हम x में से 10 पहले रीड करेंगे, उसमें प्लस 1 करेंगे
+1 करने के बाद वैल्यू हो जाएगी 11 और फिर 11 हम x में राइट कर देंगे। अब x में वैल्यू 10 नहीं रहेगी बल्कि 11 हो जाएगी। अब हम आते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप में सबसे पहली जो डेटा टाइप है वो इंट है और हमने लिखा इंट i और उसके बाद सेमीकोलन। इट मीन हमने यहाँ पे जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। यानी ये इतना पार्ट ये डेटा वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाएगा। डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या है? पहले डेटा टाइप इंट बेसिकली डेटा टाइप है और i वेरिएबल नेम है। अब इंट के साथ साइज भी इन्वॉल्व है और साइज अगर हम नॉर्मली आजकल जो हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं इसको हम कहते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल। यानी i जो है वो एक वेरिएबल है लेकिन उसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, जो कि 4 वैल्यूज हमने देखी थी। एक वेरिएबल के साथ 4 चीजें एसोसिएट है, जो कि उसका नेम है, तो नेम हमने यहाँ पे उसका i रखा, टाइप उसकी हमने इंट रखी, इट मीन ये इंटीजर टाइप का है। अब उसको वैल्यू अभी हमने असाइन नहीं की, इसको हमने i को अभी वैल्यू असाइन नहीं की, वो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू ही होगी। और हमने साथ उसका साइज वेरिएबल टाइप के साथ ही बेसिकली एसोसिएटेड है। इंट यूज किया है तो आजकल जो हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं उसमें एक इंटीजर को जो है वो 4 बाइट्स एलोकेट होती हैं। 4 बाइट्स को आप अगर उसको कैलकुलेट करें तो वो हमें जो है वो एक बड़ी वैल्यू हम उसमें जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो 4 बाइट्स है, 4 बाइट्स से ज़्यादा हम इसमें जो है वो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो इट मीन अब यहाँ पे साइज जो आएगा वो 4 बाइट्स आएगा। अभी इसमें जो वैल्यूज हैं वो बाद में हम एक और चीज़ हम यहाँ पे इसको कह रहे हैं ये डिक्लेरेशन। हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करते वक्त एक बार ही लिखना है उसकी डेटा टाइप। अब वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, मेमोरी हमने मेमोरी सेल डिफाइन किया, उसकी टाइप हमने रख दी इंटीजर, उसका नेम हमने रखा i, उसका साइज 4 बाइट। और ये साइज दोबारा मैं बताता चलूं कि ये बेसिकली जो है वो कंपाइलर जो हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। 2 बाइट होगा और सॉरी अगर हम जो है वो 16 बिट कंपाइलर पुराने कंपाइलर यूज कर रहे होंगे तो वहां पे ये 2 बाइट्स मिलती हैं। आपने जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उन्होंने शायद ये भी पढ़ा हो कि इंटीजर को जो है वो 2 बाइट्स एलोकेट होती हैं, लेकिन आजकल जो हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं वहां पे 4 बाइट्स एलोकेट हो रही हैं एक इंटीजर टाइप वेरिएबल को। अब यहाँ पे हम वैल्यू की बात आती है तो हम जब भी कहीं पे अब इसको अगर वैल्यू असाइन करनी है तो हम इसको लिखेंगे i इक्वल टू, अगर 10 लिखते हैं तो इट मीन्स हमने मेमोरी सेल जो i था वहां पे वैल्यू 10 राइट कर दी। और इस तरह से हम इसको साथ सेमीकोलन लगा के इसको टर्मिनेट भी कर देंगे। तो इसमें ये डिक्लेरेशन है और इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, कि हमने i को इनिशियलाइज कर दिया, उसको वैल्यू दे दी। लेकिन एक और टेक्निक इसमें यूज होती है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। उसमें हम लिखेंगे इंट i इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देखें तो हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था, बाद में उसको वैल्यू असाइन की, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी वक्त भी उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यानी डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों काम इकट्ठे भी किए जा सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वेरिएबल i को डिक्लेयर किया और साथ ही इक्वल का साइन यूज करके असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके इक्वल टू 0 कर दिया। इट मीन हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल i डिक्लेयर किया, साथ ही उसे वैल्यू 0 असाइन भी कर दी। अब जब भी हमें इन फ्यूचर आगे जो है वो i को एक्सेस करना है, इसकी वैल्यू रीड करनी है, तो हमें इसकी डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होगी, हम सिर्फ वेरिएबल का नेम यूज करेंगे। हमने इसकी वैल्यू अगर आगे जाके कहीं अपडेट करनी है, अगर हम लिख देते हैं i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो इसका मतलब ये है कि हम i वाले जो वेरिएबल में पहले वैल्यू है उसको अपडेट करने जा रहे हैं और पहले जो भी वैल्यू होगी पहले वो रीड होगी। इसमें ये वाली स्टेटमेंट की वजह से राइट हैंड साइड पे रीड होनी है, रीड होगी, उसमें 1 ऐड होगा और ऐड होने के बाद जो रिजल्ट होगा वो वेरिएबल i में राइट हो जाएगा। इससे वेरिएबल i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अगर हम अब इस कोड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमने जो है वो इंट x एक वेरिएबल, ये भी डिक्लेरेशन है,
इंटीजर टाइप वेरिएबल x डिक्लेयर किया, फिर हमने एक वेरिएबल इंट y डिक्लेयर किया, फिर हमने वेरिएबल इंट z डिक्लेयर किया। अब हमने x इज इक्वल टू 10 किया, तो ये असाइनमेंट है, हमने x को वैल्यू असाइन कर दी 10, y इज इक्वल टू 20, तो हमने y को वैल्यू असाइन की 20। इस तरह हम लिख रहे हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, z को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन कैसे, x की वैल्यू रीड करेंगे जो कि 10 है, y की वैल्यू रीड करेंगे जो कि 20 है, दोनों को ऐड अप करेंगे, वो वैल्यू 30 होगी, z को 30 असाइन हो जाएगा। अब अगर हम इनकी वैल्यू विजुअलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ये सी आउट में देख लें कि जहां पे हम सिर्फ ये डबल कोट्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, डिस्प्ले होगा ऐसे ही स्क्रीन के ऊपर। अब x इक्वल टू लिखा हुआ आ जाएगा आउटपुट में, और उसके बाद अगली स्टेटमेंट पे आते हैं, जब हम लिखेंगे सी आउट x, तो ये वेरिएबल का नेम है। अब यहाँ पे वेरिएबल की सी आउट के अंदर अगर आप सिर्फ वेरिएबल का नेम लिखें, डबल कोट्स में ना हो, तो डबल कोट्स का ख्याल रखना है। हमने x को डबल कोट्स में लिखा तो ये वेरिएबल नहीं है, ये एक करैक्टर के तौर पे यूज होगा, और ये करैक्टर एज इट इज जो है वो प्रिंट होगा स्क्रीन पे। लेकिन अगर हमने x को डबल कोट्स में नहीं लिखा तो इट मीन ये वेरिएबल का नेम है। अब वेरिएबल का नेम है और सी आउट में वेरिएबल का नेम लिखें, तो इसका मतलब हम उसकी वैल्यू रीड करके उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, उसे भी स्क्रीन पे कंसोल पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो अब x की वैल्यू जो कि 10 है हमने असाइन की थी, वो प्रिंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में आए तो ये डबल कोट्स में y इक्वल है, तो y वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये भी यहाँ पे करैक्टर है, एज अ स्ट्रिंग यूज हो रहा है। और जब हम उससे नीचे वाली स्टेटमेंट में देखें जहां पे हमने सी आउट में सिर्फ y लिखा है विदाउट डबल कोट्स, इट मीन ये वेरिएबल का नेम है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रीड करके इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। जब अगली स्टेटमेंट में आते हैं जहां पे हमने लिखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो z में ये एज इट इज, ये सारी स्टेटमेंट इसी तरह प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये डबल कोट्स है। डबल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होना है। वो वेरिएबल्स के नेम भी अगर होंगे तो वो एज अ वेरिएबल कंसीडर नहीं होंगे, वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होंगे। तो यहाँ पे कोई वैल्यू रीड नहीं हो रही होगी, कोई वैल्यू राइट नहीं हो रही होगी। इक्वल का साइन भी है तो वो भी एज अ स्ट्रिंग है, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, एज अ करैक्टर यूज हो रहा होगा, और वो करैक्टर एज इट इज डिस्प्ले होगा। यहाँ पे कोई ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है इसमें। लेकिन जैसे हम सी आउट में सिर्फ जी लिख रहे हैं, डबल कोट्स के बगैर लिखा है, तो ये वेरिएबल है, और यहाँ पे हम जो है वो जी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो रीड करने जा रहे हैं मेमोरी से। रीड होने के बाद सी आउट का काम ही यही है, उसने कंसोल पे उसको जो है वो प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। उसके बाद हम जो है वो हमने वो तीन वेरिएबल्स तीन अलग स्टेटमेंट्स के अंदर डिफाइन किए थे। हम उन तीन वेरिएबल्स को एक स्टेटमेंट के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, हमने इंट एक्स लिखा, लेकिन एक ही टाइप के वेरिएबल्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्स की टाइप भी इंट है, वाई की टाइप भी इंट है, जी की टाइप भी इंट है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमने लिखा इंट एक्स कॉमा, अब क्योंकि ये भी इंटीजर टाइप का है और कॉमा के बाद सेपरेट कर रहे हैं, तो दोबारा हमें y के लिए अब डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। इट मीन y भी इंटीजर टाइप का ही होगा, और कॉमा का मतलब यह है कि x पहला वेरिएबल यहाँ पे खत्म हो गया, ये दूसरे वेरिएबल का नेम आ गया, फिर कॉमा, इट मीन इस वेरिएबल का नेम यहाँ पे एंड हो गया, उसके बाद अगले वेरिएबल का नेम z, और z की भी डेटा टाइप जो है वो इंट ही होगी। और इनको हम कॉमा से सेपरेट करते जा रहे हैं, जब सेमीकोलन लगाएंगे तो तीन वेरिएबल उसी तरह से। तो आप ये वाली स्टेटमेंट लिख दें, एक स्टेटमेंट में तीन इंटीजर टाइप के वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए, जबकि यहाँ पे देखें तो हमने तीन डिफरेंट स्टेटमेंट्स में तीन वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किए। तो इफेक्ट दोनों का सेम है। इस तरह से भी आप तीन वेरिएबल डिक्लेयर करें इंटीजर टाइप के, और इस तरह से भी हम जो है इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। इस तरह जो है वो यहाँ पे हम देखें तो हम एक लाइन में उनको लिख रहे हैं, या अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये इंट, अगर हम उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया तो इट मीन कि ये एक्स इंटीजर टाइप का है। फिर हमने सेमीकोलन के बाद लिख रहे हैं तो इट मीन अब हमें यहाँ पे डेटा टाइप देनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे कॉमा यूज कर रहे होते, जो कि यहाँ पे यूज किया हो, तो फिर हमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सेमीकोलन यूज किया तो इसलिए डेटा टाइप देनी पड़ेगी। इस तरह फिर यहाँ पे सेमीकोलन था, उसके बाद डेटा टाइप, और सॉरी कॉमा था तो उसके बाद डेटा टाइप नहीं दी, लेकिन जहाँ पे जब सेमीकोलन यूज किया है तो अब हमें यहाँ पे डेटा टाइप देनी पड़ेगी। तो सेमीकोलन के बाद लिखेंगे तो डेटा टाइप देनी पड़ेगी। जब कॉमा यूज करें तो इसका मतलब ये है कि ये वही डेटा टाइप है जिस डेटा टाइप का आपने पहले वाला वेरिएबल दिया था, तो यहाँ पे दोबारा डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होगी।
अब डेटा टाइप्स में हम फर्दर आगे आते हैं तो हमारे पास जो है वो इंट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है और चार है। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो कि हम यहाँ पे सी में यूज करेंगे। इंट जो है वो अगर हम देखें तो ये होल नंबर्स के लिए है, शॉर्ट भी होल नंबर्स के लिए है, लॉन्ग भी होल डबल नंबर्स के लिए है, फ्लोट जो है ये फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए है, डबल जो है ये भी फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए है और चार जो है ये कैरेक्टर्स के लिए है, यानी ए बी सी अल्फ़ाबेट्स हैं और सिंबल जितने भी हैं उसके लिए हम चार डेटा टाइप यूज करते हैं जो कि कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इनकी जो है वो डेटा टाइप भी इनकी डेटा टाइप के साथ साथ इनका साइज भी वेरी करता है। उसके बाद आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी इस लैंग्वेज के अंदर जो हम डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। तो प्लस के लिए ये प्लस का साइन यूज किया जाता है, माइनस के लिए ये माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला स्टार का सिंबल जो है ये यूज होता है, डिवीजन के लिए जो है वो ये वाला सिंबल यूज होता है और रिमाइंडर के लिए या मॉडुलस के लिए परसेंटेज का जो साइन है वो यूज होता है, ये मॉडुलस के लिए। यानी अगर हम जो है वो 3 को डिवाइड करें 2 पे तो उसका आंसर 1 आता है, लेकिन उसका जो रिमाइंडर है या जिसको हम मॉडुलस कहते हैं वो 1 आता है। तो ये बेसिकली हमें मॉडुलस रिटर्न करता है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम i प्लस जे भी कर सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय y, इट मीन वेरिएबल्स दोनों साइड पे, क्योंकि ये इसको हम कहते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। जब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं तो इसके लिए 2 वेरिएबल्स या 2 वैल्यूज चाहिए, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। जब भी हमने प्लस स्टेरिक डिवीजन या मॉडुलस अप्लाई करना है तो हमें हमेशा जो है वो 2 वेरिएबल या 2 वैल्यूज देनी पड़ेंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे। तो इसलिए हम इन्हें जो है वो ये बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। उसके अगर हम मॉडुलस की या रिमाइंडर की एक एग्जांपल लें तो 5 मॉडुलस 2 इक्वल टू 1 आएगा। आंसर इसका 2 बनता है, लेकिन ये हमें रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम ये यूज करेंगे तो हमें जो रिटर्न में जो वैल्यू मिलेगी वो 1 होगी। अगर 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। ये कोडिंग नहीं है बल्कि रिमाइंडर को समझने के लिए है। इसी तरह अगर 4 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। अब उसके बाद इनकी प्रेसिडेंस है। हम जो है वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो वहां पे आप जो है वो डिफरेंट ये प्रेंसेस भी यूज कर सकते हैं और इन प्रेंसेस की जो प्रायोरिटी है वो सबसे हाई है। यानी जब भी आप कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रेंसेस को प्रेफरेंस मिलेगी, पहले उसके अंदर जो कैलकुलेशंस है वो होंगी। नेक्स्ट जो प्रेसिडेंस है वो लेफ्ट टू इनकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस की है और सबसे कम जो प्रेसिडेंस है वो प्लस और माइनस की है।